सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 5 अगस्त के करंट अफेयर को, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहाँ पर इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व सर्ज कर गया है मोर देन $2.7 बिलियन जुलाई में। अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा दिया गया है। अब जो फॉरेक्स रिज़र्व है, उसके बढ़ने का कारण क्या है, ये भी समझ लीजिए। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, वो 2.7 बिलियन डॉलर बढ़ने के कारण जो उसका टोटलिंग है वो 698.19 बिलियन डॉलर हो गया है। अब जो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट है, उसमें 1.3 बिलियन डॉलर का बढ़ोतरी होने से उसका जो रिजर्व है वो 589 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं गोल्ड रिजर्व में भी बढ़ोतरी देखा गया है, जिसमें 1.2 बिलियन डॉलर के बढ़ने से जो टोटल है वो 85.7 बिलियन डॉलर हो गया है। एसडीआर की बात करें तो एसडीआर में 126 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जिससे ओवरऑल 18.8 बिलियन डॉलर हो गया एसडीआर। और सेंट्रल बैंक की अगर पोजीशन की बात करें आईएमएफ में, तो उसमें 55 मिलियन बढ़ोतरी के साथ 4.75 बिलियन डॉलर हो गया। अब इन सारे टर्म्स को भी समझ लेते हैं, जो आपने बढ़ने सर्ज होने के कारण को देखें फॉरेक्स रिजर्व को। तो अब आइए सबसे पहले जान लीजिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था यंग हिल्टन समिति के कहने पर। अब यंग हिल्टन समिति का फॉर्मेशन हुआ था 1926 में, ये भी बात याद रखेगा। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू किया गया था। अगर अभी इसके 26वें गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। वहीं डिप्टी गवर्नर का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जी का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट हैं। उसी तरह से अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आइए अब बढ़ते हैं आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ क्या है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। यहाँ की एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। वहीं डिप्टी एमडी, पहली डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ हैं, जो स्टेप डाउन होने वाली हैं अगस्त महीने में। अब इसका फाउंडेशन ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 1944 में किया गया था और इसके फाउंडर थे जे किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। अब एसडीआर क्या होता है? यानी स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या है ये? एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ये एक करेंसी नहीं है, बल्कि एक वैल्यू है, जो कि एक बास्केट है 5 करेंसीज का। अब ये 5 मेजर करेंसीज यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज का रेनमिबी, जापान का येन और ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग इसमें आता है। ये बात याद रखिएगा। अब साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी के भी बारे में जानते हुए चलिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये कमेटी करती क्या है? तो भारत में महंगाई दर को कंट्रोल करने का काम होता है डिफरेंट टूल के थ्रू, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इन सब से इन सब को कंट्रोल करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है। अब ये महंगाई दर भारत में होना कितना चाहिए? तो मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6%, यानी 4 प्लस माइनस 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी स्थापना की गई थी उर्जित पटेल कमेटी के थ्रू। तो ये थी बातें आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक्स न्यूज़ में आ गया है। अब माइक्रो प्लास्टिक्स हार्म कर रहा है हमारे ब्रेन को, तो समझ लेते हैं माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है। तो माइक्रो प्लास्टिक सिंथेटिक गोल्ड पार्टिकल या फिर पॉलीमेरिक मैट्रिसेस होता है, जिसका शेप रेगुलर या फिर इरेगुलर होता है। अब आपसे आसान भाषा में पूछा जाएगा कि माइक्रो प्लास्टिक का डिफाइन करना होगा, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे प्लास्टिक जिसका जो साइज है वो 1 माइक्रोमीटर से 5 mm तक का होता है। अब 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है, माइक्रो मतलब होता है 10⁻6 मीटर, यानी कि 5 mm से लेके अगर 10⁻⁻6 मीटर के बीच में वेरी करता है, तो ये आपका माइक्रो प्लास्टिक कहलाता है। अब ये माइक्रोप्लास्टिक पानी में भी सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये भी आप जान लीजिए कि क्या प्लास्टिक से सॉल्युबल होते हैं वाटर में? नहीं, ये नहीं होते हैं। अब इनका साइज काफ़ी स्मॉल होता है और ये ज़्यादातर जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं उसके ब्रेकडाउन से होता है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट के ब्रेकडाउन से होता है। अब इससे ब्रेन में क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? तो ब्रेन में सूजन और
कॉग्निटिव डिसफंक्शन। अब कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता क्या है, तो जान लीजिए कि मेंटल एबिलिटीज जैसे कि सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, मेमोरी जजमेंट नहीं कर पाता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये है कॉग्निटिव डिसफंक्शन जो माइक्रोप्लास्टिक की वजह से देखा जा रहा है। साथ ही साथ न्यूरो जेनरेटिव डिजीज में भी बढ़ोतरी हो रही है। अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे डिजीज बढ़ रहे हैं। अब अल्जाइमर होता क्या है, तो जिसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन तो होता ही है, साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस भी आने लगते हैं, मेमोरी लॉस भी इसका एक मेजर कारण होता है। और पार्किंसंस डिजीज में आपका मूवमेंट और स्टिफनेस यानी शरीर का लचीलापन सारा चीज खत्म हो जाता है। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन से न केवल ब्रेन डिजीज ही होता है, बल्कि आपको न्यूरोलॉजिकल के अलावा रेस्पिरेटरी भी दिक्कत हो सकती है, यानी कि लंग्स प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, और साथ ही साथ कैंसर तो इसके मुख्य कारण में से एक है। अब प्लास्टिक प्रोडक्शन की बात करें तो ग्लोबली प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है पिछले दशक से अभी तक बढ़ता ही चला जा रहा है। एक अनुमान के हिसाब से 2022 में प्लास्टिक 400 मिलियन टन पहुंच चुका है इसका उत्पादन। और आशा ऐसा उम्मीद है कि 2060 तक ये 1.3 बिलियन टन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है डिजीजेस भी बढ़ते चले जाएंगे। आइए अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहां पर पहला बिम्स्टेक का ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अब इसका इनॉग्रेशन डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। अब इस फेस्टिवल का टाइटल आपको याद रखना है, सप्त सुर इसका टाइटल है। सप्त सुर का मतलब 7 नेशन और एक मेलोडी। अब इसको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन यानी ICCR। अब बिम्स्टेक न्यूज में है तो बिम्स्टेक के बारे में भी जान लीजिए। बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू किया गया। अब इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं, जिसमें नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अब बिम्स्टेक का कई बार आपसे एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन शामिल हैं। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर इंडियन नेवी न्यूज में आ गया है। अब वाइस एडमायरल संजय वात्स्यायन ने चार्ज एज्यूम कर लिया है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब ये 47वें नंबर के चीफ हैं, वाइस चीफ हैं नेवल स्टाफ पे। तो अब जान लीजिए कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। वहीं अगर नेवी डे की बात करें तो हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। इसके मोटो की बात करें तो सम नो वरुणा है, यानी जिसका मतलब होता है, ये एक संस्कृत है, संस्कृत शब्द है जिसको कि ऋग्वेद से उठाया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मे द लॉर्ड ऑफ ओशियन बी ऑस्पिशियस टू अस। वहीं अब ये भी जान लीजिए कि लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया है। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और इसका मोटो है सेवा परमो धर्म, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। अगला न्यूज़ है कोऑपरेटिव से। तो जान लीजिए कोऑपरेटिव और भारत क्या है, भारत टैक्सी सर्विस से आपसे क्या सवाल बन सकता है। तो आपको बता दें कि जो इंडिया की 8 बड़ी कोऑपरेटिव हैं, जैसे कि अमूल हो गया, इफ़को हो गया, नाबार्ड हो गया, NDDB हो गया, ये सारी कंपनी कोऑपरेटिव्स के अंतर्गत आती हैं। इन्होंने मिलकर एक नई टैक्सी सर्विस स्टार्ट की है जिसका नाम भारत है। तो भारत अब न्यूज़ में आ गया है, आप याद रखिएगा। अब ये ऐसा किया क्यों जा रहा है, ताकि ओला और उबर जैसी कंपनियों को चैलेंजेस दिया जा सके। तो अब इसका एम है कि उबर और ओला जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर को कंपटीशन ये देगा। ठीक है। अब भारत टैक्सी ऐप दिसंबर 2025 तक लॉन्च हो सकता है। अब ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर आएगा। अभी ऐप डेवलप करने के लिए टेक पार्टनर का टेंडर प्रोसेस चल रहा है। अब ये क्यों चलाया जा रहा है सर्विस, तो ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मॉडल है, यानी ड्राइवर ही सर्विस के मेंबर बनेंगे। प्रॉफिट और फायदा कोऑपरेटिव को नहीं बल्कि ड्राइवर मेंबर्स को मिलेगा। अब तक दिल्ली, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र में 200 ड्राइवर ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुके हैं, यानी कि हर स्टेट में अप्रॉक्सीमेटली 50 ड्राइवर होंगे। अब सर्विस का कैपिटल 300 करोड़ है, जो सिर्फ कॉपरेटिव्स ने मिलकर दिया है। ये भी बात याद रखेंगे, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी ऑनरशिप नहीं है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है अब भारत, याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से संबंधित है। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपना घर, जो कि
रेस्टिंग फैसिलिटीज़ है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। ट्रक ड्राइवर्स अक्रॉस हाईवेज़ चलते रहते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो उनको रेस्ट करने के लिए अपना घर नाम से लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। अब इसका काम क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है, जो भी रेस्ट करने का जगह है, उसको पूरी तरह से हाइजीनिक बनाया जाएगा। साथ ही साथ हर फैसिलिटीज़ दी जाएगी, खाने-पीने से लेके आराम करने तक की सारी फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पर। अभी तक 368 रेस्ट यूनिट बनाया जाएगा, जिसमें 4611 बेड्स होंगे। तो ये बात याद रखिएगा, अपना घर इम्पोर्टेंट हो गया। आइए बढ़ते हैं अब स्पोर्ट्स सेक्शन की ओर, जहाँ पर अब्दुल्ला अबू बाकर ने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल ले आया है। अब याद रखिएगा कि इसका वेन्यू कहाँ था, तो अल्माटी में था। अल्माटी कहाँ स्थित है, तो कजाकिस्तान में स्थित है। अब इन्होंने बेस्ट जंप कितना लगाया, तो 16.07 मीटर का लगाया। अब आपको बता दें 29 साल के ये अ, अब्दुल्ला अबू बाकर हैं। अब इन्होंने मात्र 1 सेंटीमीटर से जीता है, और यू यूमिन और किम जेंग वू जो साउथ कोरिया के रहने वाले थे, उनसे 1 सेंटीमीटर का ज़्यादा छलांग लगाकर इन्होंने जीता है। अब आपको ये भी बता दें कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का क्वालीफाइंग मार्क्स होता है, वो 17.22 मीटर लाना होता है। लेकिन इन्होंने अभी कितना लाया है, 16.07 मीटर लाना है। अब अगर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें, तो वो आयोजित किया जाएगा टोक्यो में, यानी जापान के टोक्यो शहर में उसका आयोजित किया जाएगा। ये बातें आपको अब दिमाग में रखनी है। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, अदर जो आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी है, उसमें वेदिका भंसाली ने जीत लिया है यूएस किड्स गोल्फ टाइटल, जो कहाँ पर स्थित है, पिने हर्स्ट विलेज यूएसए में स्थित है। अब यहाँ पर ये चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा था, जहाँ पर वेदिका भंसाली ने जीत लिया है। अब ये मात्र 9 साल की हैं, तो 9 साल की कैटेगरी में ये गोल्फ का टाइटल जीत लिए हैं। और वहीं अगर 11 साल की कैटेगरी में तीसरा स्थान लाने वाली भारतीय हैं, उनका नाम क्या है, आइदा थिमैया। तो याद रखिएगा, 2 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेदिका बंसाली अंडर 9 कैटेगरी में, और अंडर 11 कैटेगरी में आइदा थिमैया ने जीता है इस गोल्फ कैटेगरी को। अगला स्पोर्ट्स न्यूज़ संबंधित है मुरली श्रीशंकर से। तो मुरली श्रीशंकर ने गोल्ड मेडल जीता है लॉन्ग जंप में। ये आयोजन कुसानोव मेमोरियल, जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर आयोजित किया जा रहा था। इन्होंने टोटल 7.94 मीटर का जंप लगाकर ये गोल्ड मेडल जीता है। वहीं अगर दूसरे स्थान की बात करें, यानी सिल्वर मेडल लाने वाले हैं जैनरी उबास, जो फिलीपींस के रहने वाले हैं। इन्होंने 7.53 मीटर का उछाल दर्ज किया है। वहीं ब्रॉन्ज की बात करें, तो नजीम बेबीयेव जो अज़रबैजान के रहने वाले हैं, इन्हें थर्ड स्थान दिया गया है ब्रॉन्ज के साथ, जो 7.48 मीटर का छलांग लगाया। तो ये थे 5 अगस्त से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।